India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जज कैश कांड में आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दिल्ली में 14 मार्च को हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपों को विश्वसनीय माना है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसके साथ उन्हें संजीव खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा को रिपोर्ट की कॉपी भेजी है और इसके साथ ही उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया गया। बताया भी जा रहा है कि सीजीआई ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा भी की। सीजीआई की तरफ से 22 मार्च को गठित इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागो, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें दिल्ली फायर सर्विस प्रमुख अतुल गर्ग, 3 अग्निशमक कर्मी और न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, डीसीपी देवेश महिला और एडिशनल डीसीपी सुमित झा शामिल है। इस मामले के सामने आने के कुछ दिन बाद ही 20 मार्च को जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था, जहां उन्होंने 5 अप्रैल को शपथ ग्रहण की थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को भेजे गए जवाब में अपने आवाज से नकदी मिलने से इनकार कर दिया था। ये रिपोर्ट 22 मार्च को सीजीआई को भेजी गई, जिसे बाद में सार्वजनिक भी किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी को उन दस्तावेजों और बयानों की सूची का अधिकार है जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान एकत्र किया था, लेकिन अभियोजन शिकायत दर्ज करते समय उन्हें छोड़ दिया था। न्यायालय ने कहा है कि आरोपी को उन दस्तावेजों के बारे में पता होना चाहिए जो जांच अधिकारी द्वारा नहीं रखे गए हैं, ताकि वह बचाव के चरण में उनके उत्पादन के लिए आवेदन कर सके। न्यायालय ने कहा है कि जब आरोपी ऐसा आवेदन करता है तो अदालतों को उन्हें उदारता से अनुमति देना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इनकार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि निष्पक्ष जांच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने कहा है कि आरोपी को बचाव के चरण में दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन करने का अधिकार है और अदालत को इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए के तहत आरोपी पर नकारात्मक बोझ डाला जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि सीआरपीसी की धारा 232(3) को आरोपी के पक्ष में उदारता से समझा जाए। न्यायालय ने कहा है कि यदि विशेष अदालत आरोपी के आवेदन को खारिज कर देती है तो आरोपी पीएमएलए की धारा 24 के तहत अपने ऊपर लगे बोझ को पूरा नहीं कर पाएगा। न्यायालय ने कहा कि बेल के चरण में भी आरोपी दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि जांच चल रही है तो ईडी इस आधार पर दस्तावेजों के उत्पादन का विरोध कर सकती है। इससे जांच प्रभावित हो सकती है।
अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे के विरोध में इस विरोधी दंगे के मामले में आपको बता दें कि 14 आरोपियों के बरी होने के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 6 विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी वकीलों को प्रदान की जाए और पक्षकारों को सबूत के संकलन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। पीठ ने कहा है कि राज्य को अपीलें ईमानदार और गंभीरता से दायर करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया है कि एस.एन. ढींगरा समिति ने 8 एसएलपी दायर करने की सिफारिश की थी, जिसमें से 2 पहले ही दायर किए जा चुके थे और 6 नए दायर किए गए हैं। एस.एन. ढींगरा समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में किया था और जनवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने पाया कि कई दंगा मामलों की जांच पटरी से उतर गई थी और बरी होने के खिलाफ अपील दायर की गई थी और सिफारिश की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने विलंब के आधार पर अपील खारिज कर दी थी। एस. गुरलाल सिंह कहलो द्वारा 2016 में दायर एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने एस.एन. ढींगरा समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो विलंब के कारण खारिज हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट में 6 एसएलपी दायर की गई। इस मामले में पीड़ित के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने तर्क दिया है कि अपील केवल औपचारिकता के रूप में दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि 1984 के दंगों के मामले में एक बड़ा कवर अप था और राज्य ने मामलों का ठीक से अभियोजन नहीं किया था। वहीं शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करें, जिसमें चुनाव आयोग के एकनाथ शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उन्हें धनुष और बाण चुनाव चिन्ह देने के फैसले को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अनुरोध किया, क्योंकि कल कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को कराने का आदेश दिया था। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के संविधान निर्णय के अनुसार विधायी बहुमत को वास्तविक पार्टी तय करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने केवल विधायी बहुमत के आधार पर फैसला लिया और न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई संभव नहीं हो सकती है, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो छुट्टियों में चुनाव सूचीबद्ध किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कांत की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास एक प्रतीक है, जाकर चुनाव लड़ो। सिब्बल ने जवाब दिया कि उनके पास शिवसेना का मूल प्रतीक है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि स्थानीय निकायों में अधिकांश मतदाता प्रतीक का समर्थन नहीं करते। खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैट यूजी 2025 के प्रश्न पत्रों में कई गलतियों को इंगित किया है और मेरिट सूची को संशोधित करने का निर्देश भी दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने राष्ट्रीय विधि विद्यालयों के कंसोर्टियम को कुछ प्रश्नों के लिए अंक देने और अन्य प्रश्नों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कंसोर्टियम की परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने ये मामला आया है कि कंसोर्टियम ने प्रश्न पत्रों को ढंग से तैयार नहीं किया है, जिससे लाखों छात्रों के करियर पर प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने 6 प्रश्नों पर विचार किया और निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। प्रश्न 56, कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य केवल राज्यों पर नहीं बल्कि नागरिकों पर भी है, इसलिए विकल्प सी को भी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न 77, कोर्ट ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर बी है और कंसोर्टियम के तर्क को स्वीकार किया। प्रश्न 78, कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि विकल्प सी सही है। प्रश्न 85 और 88, कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रश्नों में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए
प्रश्न 88 को भी हटाया जाएगा। प्रश्न 115 और 116 कोर्ट ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विस्तृत गणितीय विश्लेषण की आवश्यकता है, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अपेक्षित नहीं है, इसीलिए दोनों प्रश्नों को हटाया जाएगा। कोर्ट ने कंसोर्टियम को निर्देश दिया है कि वह संशोधित मेरिट सूची तैयार करे और छात्रों को उचित अंक दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि 1 नवंबर 2025 से केवल BS6 अनुरूप CNG, LNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन लाइट, मध्यम और भारी जो दिल्ली में पंजीकृत नहीं है को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया है कि पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों में संक्रमण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति अभय S ओका, न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित MC मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी। अमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक्यूम ने वाहन प्रदूषण से निपटने के उपायों पर एक सकारात्मक हलफनामा दायर किया। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा अन्य हल्की, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा और सिवाय दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के। गैर BS6 अनुरूप वाणिज्यिक परिवहन वाहन जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को ले जा रहे हैं, उन्हें केवल 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद केवल CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति दी जाएगी। भारत के पक्ष में और आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारत का साथ देने की बात कही है। अभी तक कोई भी बड़ा देश ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है। बता दें आपको कि दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेंसोल और ब्लू स्मार्ट को लेसर स्मैश ऑटो लीजिंग और शेवास्टेक OPC से संबंधित 220 वाहनों को अलग अलग करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने वाहनों के रखरखाव के लिए रिसीवर्स भी नियुक्त किए हैं। कोर्ट ने लेसर वाहनों को दोबारा प्राप्त करने के आदेश से इनकार कर दिया है, क्योंकि वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जब रिसीवर साइट पर पहुंचेंगे तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि वे पहचान ले कि वहां कहां वाहन खड़े हुए हैं। हालांकि वे वाहनों को स्थान से नहीं हिलाएंगे। कोर्ट ने जेंसोल और ब्लू स्मार्ट को संपत्ति और देयताओं का बखान दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव जो स्मैश के लिए पेश हुए ने तर्क दिया कि पक्षों ने 2021 और 2022 में वाहनों की लीज के लिए लीज डीड में प्रवेश किया था। उन्होंने लेसर को वाहनों का कब्जा देने की मांग की, क्योंकि रिसीवर वाहनों का रखरखाव करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इलेक्ट्रिक वाहन आदि से ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता है तो उनकी शेल्फ लाइफ कम होगी। पिछले सप्ताह कोर्ट ने एक रिसीवर नियुक्त किया था जो कि क्लाइम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ब्लू स्मार्ट कैप्स को लीज पर दिए गए 95 इलेक्ट्रिक वाहनों की देखभाल करेगा।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.